आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल में मतलब हमारे फ्रेंड्स कह सकते हैं, क्लासमेट्स कह सकते हैं कि जो कभी भी स्टडी कभी तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत कम स्टडी करते हैं, बहुत रेयर आपको स्टडी करते हुए दिखाई देंगे, बहुत कम टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देंगे अपने स्टडीज़ को लेकर के। बट एट लास्ट अगर उनका रिजल्ट आता है तो क्या होता है, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। अगर हम एक और कंडीशन की बात करें तो उस कंडीशन में क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं स्टडीज़ को, बहुत अच्छे से स्टडीज़ भी करते हैं, बट एट लास्ट जब हमारा रिजल्ट का टर्न आती है तो रिजल्ट के टाइम पे क्या चीज़ होता है कि उनके मार्क्स बहुत बेकार हैं, बहुत गंदे उनके मार्क्स रहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या रहती है इन कंडीशन में? दोनों ही कंडीशंस के स्टूडेंट्स सब जगह देखे जाते हैं, हम लोग भी उन दोनों ही कंडीशंस में से कुछ एक हैं। तो रीज़न क्या है? प्रॉब्लम इज दैट कि रीज़न क्या है कि आखिर मार्क्स स्कोर क्यों नहीं कर पाते, फिर मार्क्स स्कोर कैसे कर लेते हैं? तो मेन प्रॉब्लम इज दैट इन योर राइटिंग स्किल्स, कि हम लोगों में राइटिंग स्किल्स परफेक्ट नहीं है कि आखिर हम क्या करें एग्जाम में। ठीक है, अब एक अगर हम बात करते हैं कि हम लोग क्या फोकस करते हैं कि स्टूडेंट्स एग्जाम में लगे रहते हैं कि मतलब अपने आप को ये प्रेजेंट करने में कि हमें कितनी नॉलेज है। बट प्रॉब्लम इज दैट एग्जामिनर आपकी नॉलेज को वहां जज करने के लिए नहीं बैठा है। एग्जामिनर जो मतलब ऐसा नहीं करे कि टोटल ऑल ओवर वो आपकी नॉलेज को जज ही नहीं करता, बट मेन थिंग इज दैट कि आपका एग्जाम का फॉर्मेट क्या है। बेसिकली मेन फॉर्मेट पे आपको फोकस करना है। आज की इस वीडियो में हम वो फॉर्मेट ही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं जो आपको एग्जाम में रिपीट नहीं करनी है और आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं जो एग्जाम में हमें नहीं करनी है। फर्स्ट इंप्रेशन एग्जामिनर का जो पड़ता है वो आपकी राइटिंग पर ही पड़ता है। अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं मतलब राइटिंग भी अच्छी है, नीट एंड क्लीन आपकी शीट होगी तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। एग्जामिनर हैप्पी होकर पॉजिटिव माइंड से आपको अच्छे मार्क्स देगा। बट अगर इसका पॉजिटिव अगर हम बात करते हैं कि आपने जो है राइटिंग बहुत बेकार लिखी, राइटिंग आपकी बहुत बेकार है, तो एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें एक और चीज है कि आपकी राइटिंग में ये नहीं कहती कि बहुत नीट एंड क्लीन हो, बहुत क्लियर कट राइटिंग हो, बट इतनी राइटिंग हो कि एग्जामिनर को इनफैक्ट समझ में आ जाए कि आप आकर एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंड कर पाए आपकी राइटिंग। तो अगर राइटिंग अच्छी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्लीज आप कोशिश करें, एफर्ट्स करें, कुछ ना कुछ टेक्निक्स यूज करें कि जिनके थ्रू आप अपनी राइटिंग को कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत परसेंट आप इसको इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि स्पीड काफ़ी लोगों की जो है काफ़ी स्लो होती है। तो अगर स्पीड हमारी कम है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपने आंसर को, एक सिंगल आंसर की अगर हम बात करते हैं, एक इंडिविजुअल आंसर को हमें उसके अकॉर्डिंग ही टाइम देना है। अगर ऐसा मतलब हमें ध्यान रखना कि हमारी स्पीड कैसे, उसके अकॉर्डिंग हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी स्पीड तो बहुत कम है बट हम एक इंडिविजुअल एक आंसर को लेकर के बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पेज भरे जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो या तो राइटिंग अपनी स्पीड जो है उस स्पीड को बढ़ाएं, या फिर अपना जो स्पीड के अकॉर्डिंग है उसको पेपर को मैनेज करने का स्टडी करें कि आखिर हमें वो पेपर को मैनेज करना कैसे है, कि किसी क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, करना है। नाउ द अनदर पॉइंट इज कटिंग इन आंसर्स, कि हम लोग क्या करते हैं कि आंसर्स में कटिंग कर देते हैं। अब आपकी कटिंग से क्या इंप्रेशन पड़ता है? एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। इट मीन्स कि आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, स्पेलिंग्स क्लियर नहीं है, इसीलिए आपने यहाँ पे कटिंग की है। तो अपना ही नेगेटिव पॉइंट आपको एग्जामिनर को शो नहीं करना है। अगर आपको कटिंग करनी भी है, कभी कभी होता है कि हम चीज़ें वर्ड्स रिपीट कर देते हैं, बाय मिस्टेक हो जाता है कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर जो लिखना था वो नहीं लिखा। तो कटिंग करने का भी एक तरीका होता है कि आपको कटिंग भी करनी है तो इस तरीके से करनी है कि एग्जामिनर को ना शो हो पाए कि आपने इतनी कटिंग की है, इतना गलत लिखा हुआ है आंसर। नेक्स्ट और द फोर्थ पॉइंट इज और द फोर्थ प्रॉब्लम इज फॉरगेट द थिंग्स, कि आप एग्जाम में क्या करते हैं, जब एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब वो आपको क्या करना है, भूलना नहीं है। बिकॉज अगर आप चीज़ों को भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है एग्जाम को अटेम्प्ट करने, पेपर को अटेम्प्ट करने में। तो अगर आप एक आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप कुछ पॉइंट आपने लिख दिए, कुछ भूल गए, तो आपने याद करने में टाइम लगाते हैं, अरे क्या था क्या था क्या था, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें टाइम अगर आपका स्पेंड हो गया, इट मीन्स क्या है कि जो टाइम आपको नेक्स्ट आंसर में देना था वो भी आपका वहीं डिस्ट्रॉय हो गया। तो आपको करना क्या है कि चीज़ें आप ना भूल पाओ, तो इसलिए आपके कुछ टेक्निक्स कुछ टेक्निक्स के थ्रू लर्न करना है। जैसे आपको क्या करना है, कुछ कीवर्ड्स लेने हैं। तो कीवर्ड्स की हेल्प से अगर आप टॉपिक को याद करेंगे, आंसर को याद करेंगे, तो आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। या फिर और भी कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं लिख लिख के याद करना, तो उनके थ्रू आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सिक्वेंसिंग ऑफ आंसर्स, कि आप लोग के जो आंसर्स की सिक्वेंसिंग होती है वो अप एंड डाउन होती है, फिर हॉच पॉच होती है, कि आपको जो आंसर पहले आया आपने उसको अटेम्प्ट किया, देन उसके बाद जो आया फिर अटेम्प्ट किया, जो नहीं आते थे वो आपने एट लास्ट में अटेम्प्ट किए। तो क्या हुआ, एकदम हॉच पॉच हो गया आंसर नंबर आपकी शीट में। तो वहां प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपका एग्जामिनर होता है उससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बिकॉज ऑफ आपने नोटिस भी किया होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम बोर्ड कॉपीज का, तो वहां क्या होता है, आप बिल्कुल अपनी शीट के फ्रंट पेज पे देखिएगा, हर एक मतलब जहां एग्जामिनर मार्क्स देता है ना, तो मार्क्स देने से ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं कि क्वेश्चन 1 में मार्क्स, क्वेश्चन 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। इट मीन्स क्या है कि 1 बाय 1 क्वेश्चन का जो मार्क्स होते हैं उसे वो बाहर भी मेंशन करने होते हैं, देन एट लास्ट उसका टोटल होता है मार्क्स का।
तो यहाँ पे क्या एग्जामिनर को बार बार चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स है, इसमें कितने हैं, कहाँ कौन सा आंसर लिखा है। तो एग्जामिनर का टाइम बहुत स्पेंड होता है, मतलब बहुत वेस्ट होता है उसका टाइम। तो टाइम वेस्ट ना हो, एग्जामिनर जो है फटाफट सारे काम कर दे, एक हैप्पी रहे। तो इसीलिए जरूरी है, जरूरी नहीं बल्कि काफी ज्यादा जरूरी है कि आपके आंसर्स का जो सीक्वेंस हो वो बिल्कुल 1 2 10 या फिर जो भी है आपका बिल्कुल सेम सीक्वेंस में हो। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आंसर 1 आपने अटेम्प्ट किया, 2 किया, 3 आपको नहीं आया, तो 3 के लिए आप आंसर के लिए स्पेस छोड़, देन 4 5 6 7, फिर एक और नहीं आया, 8 नहीं आया तो फिर स्पेस छोड़ा। तो जो भी नहीं आता उसके लिए स्पेस छोड़ते जाओ, देन उसके बाद आगे करते चले जाओ। जो आपने स्पेस छोड़े हुए हैं, वो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, उन्हें एट लास्ट में अटेम्प्ट करना है आपको। बट ध्यान रहे, कोशिश करें कि आप सीक्वेंस में ही आंसर्स को अटेम्प्ट करें। आप सोचेंगे पता नहीं क्या फालतू बकवास बता रही हैं, वैसे बोलते तो ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और हम स्टार्टिंग में ही चीज़ों को गड़बड़ कर देंगे, गलत आंसर को अटेम्प्ट कर देंगे, तो हमारे मार्क्स आगे डिडक्ट होंगे। नहीं, एग्जाम में हमें बहुत सारी चीज़ें नोटिस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन भी है, बट इस प्रॉब्लम को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिक्वेंसिंग वाली को। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि नो गैप आफ्टर कंप्लीट द आंसर, कि आंसर को कंप्लीट करने के बाद क्या आप कोई गैप नहीं छोड़ते। गैप छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप 5-6 लाइनों को छोड़ दें, बट नहीं, हम क्या करते हैं, आप कोई आंसर अटेम्प्ट करते हैं, आंसर कंप्लीट होता है तो एक लाइन छोड़ देते हैं, दैट्स इट। हमें क्या करना है, एक की जगह 2 लाइन छोड़ दो। तो उससे क्या है कि चीजें हाईलाइट होती है कि हाँ आपने कहाँ आंसर स्टार्ट किया और कहाँ आपके आंसर की एंड हो गई। अगेन सेम थिंग कि एग्जामिनर को मार्क्स देते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे नहीं सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर अटेम्प्ट किया है, कौन सा नहीं किया, कौन सा क्वेश्चन आपने कब स्टार्ट किया है, कब कहाँ एंड हुआ है, कब उसको मार्क्स देने हैं, उसे ये सारी चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। अदरवाइज क्या, एग्जामिनर का अगर टाइम ज्यादा वेस्ट होता है तो उसका ज्यादा दिमाग खराब होता है। और कहते ये भी हैं कि अगर एक शीट को चेक करने में कम से कम टाइम लगता है, इट मींस क्या है कि आपके मार्क्स मैक्सिमम आते हैं। गैप छोड़ने के साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि आंसर कंप्लीट होने के बाद आप डबल अंडरलाइन कर दें, जिससे क्या मेन थिंग इज दैट कि आपको हाईलाइट करना है कि आपका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, जो कि आपको नहीं करनी। शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं नोट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, कोई हमें डिक्टेट कर रहा है तब हम वहां यूज कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म्स को। बट व्हेन यू आर इन योर एग्जाम, देन आपको यूज नहीं करनी है कोई भी शॉर्ट फॉर्म या फिर कोई भी शॉर्ट वर्ड। जैसे कि हम लोग करते क्या है, मैनेजर को MGR लिख दिया, मैनेजमेंट को MNGMT लिख दिया, अपॉइंटमेंट को APPT लिख दिया, गवर्नमेंट को हम GOVT लिख दिया, आवर्स लिखने हैं तो HR लिख के छोड़ दिया। तो ये प्रॉब्लम या फिर ये जो चीजें आपको यूज करनी है वो आपको नोट्स के टाइम पे यूज करनी है। कोई आपको डिक्टेट कर रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तब आप लिख रहे हैं कुछ शॉर्ट में, तब आप इनका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एग्जाम में कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना। अब आप कहेंगे कि मैम थ्योरी में तो आपने इतना कुछ बता दिया, बट अगर हमारा एग्जाम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का है तो हम क्या करेंगे। तो वहां भी कुछ बेसिक सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको न्यूमेरिकल के टाइम पे बहुत वैसे कॉमन सी बात आपको पता भी होगा कि आप न्यूमेरिकल पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको रफ वर्क शीट के लास्ट में यूज करने की नीड नहीं है। बार बार आप पेपर को टर्न करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जिस पेपर में आप आंसर को कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर पेज में आप राइट साइड में एक लाइन मार्जिन बना दें, और उसके बाद क्या है, आप उस पर्टिकुलर एरिया को यूज कर सकते हैं रफ वर्क के लिए। उससे क्या होगा कि आप तभी के तभी सारी चीजें सॉल्व करते रहेंगे और वहां पे अपने आंसर को लिखते रहेंगे, और ऊपर लिख देना आप लोग उसको रफ। तो ये आपका तरीका है। उसके अलावा अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की, तो जब आप कोई भी सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन के टाइम पे आंसर आता है, तो आंसर को क्या करते हैं आप हाईलाइट करने के लिए बॉक्स में डाल दें। तो क्या एग्जामिनर को सर्च नहीं करना पड़ेगा कि आपने क्या कैलकुलेशन की, सॉल्यूशन किस तरीके से किया है, आपको आंसर देख के ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो डिफरेंसेस वाला हो, कि आपसे कोई डिफरेंस पूछा है, तो आप लोग क्या करते हैं, मेन प्रॉब्लम क्या रहती है, डिफरेंस पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो आप क्या करेंगे, पहले आप पैराग्राफ में लिखेंगे सेंट्रलाइजेशन को, फिर आप पैराग्राफ में लिखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन को। तो ये कभी भी तरीका आपको अडॉप्ट नहीं करना डिफरेंस को शो करते हुए। जब भी कभी डिफरेंस पूछा जाता है तो आपको बीच में एक मार्जिन खींचनी है, और आपको एक साइड में सेंट्रलाइजेशन, एक में डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों को बिल्कुल आमने सामने चीजों को आपको क्लियर कट करना है और पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, तो ये तरीका आपका क्या है डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। क्लियर? तो आपको इस तरीके से डिफरेंस वाले क्वेश्चंस करने हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हम किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को लाइक भी करें।